सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनका स्वागत है। हमारी फैकल्टी नमस्कार जी, नमस्कार। मैडम नीतू किरण भास्कर, नमस्कार मैडम सबको। ज्वाइन कर लिया है, वो आज की फैकल्टी है, हमारे समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर भी है। नमस्ते तो सर। उन्होंने जो है आज प्रणाम। वो प्रणाम। तो सभी लोग जो है मैडम का स्वागत कर रहे हैं और अरे, मैडम जो है आज वार्ता करेंगी रक्त पर। हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको एक थेरेपी से, ये भी थेरेपी है, उस थेरेपी को, किसी थेरेपी का हमको बुराई नहीं करनी। हमको ये मानना है कि सारी थेरेपी अच्छी है, किसी में कुछ अच्छाई है, हमारी थेरेपी में कुछ और अच्छाई है, आयुर्वेदिक में कुछ और अच्छाई है, चाइनीज में कुछ और अच्छाई है। सारी अच्छाइयों को हम ग्रहण करेंगे, हम बुराइयों को छोड़ देंगे। और हम लोग किस भाव से जुड़े हुए हैं? केवल आपसे अपने भाव से जो नहीं जुड़े हुए हैं, सभी के भाव से जुड़े हुए हैं। हमारा नाम है, हम लोग का नाम क्या है, कोई बताएगा? तो समवाई। समवाई। तो समवाई का अर्थ जो है आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में आपको पढ़ने को मिलेगा। समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीना गुणे मतः सनित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। यानी हम लोग ऐसे भाव के साथ जुड़े हुए हैं जो अभी कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। हम लोग संपर्क भाव से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे किसी द्रव्य से उसके गुण और कर्म को पृथक नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे ही इस रिलेशनशिप को कोई पृथक नहीं कर सकता है। तो अब निश्चित रूप से मानिए, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब ऐसे संपर्क भाव से जुड़े हुए हैं कि कोई उसको अलग नहीं कर सकता। तो हम लोग इसी विचार के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम सबको आगे बढ़ना है, कोई छूट ना जाए, सबको एक साथ लेके चलना है, यही हमारा विचार होना चाहिए। तो फिर पुनः मैडम का स्वागत मैं शेयर कर रहा हूँ, उनको क्लास सौंप रहा हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते सभी मैम। को, नमस्कार सभी को, नमस्ते। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ 5th सेमेस्टर की। ऐसी नहीं कि मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन अच्छा है, मतलब हमारा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और बीएचबी ऐसा लगता है मैडम कि जो स्टूडेंट होते हैं वही Yes, sir. सबसे अधिक योग्य होते हैं। अगर ये भाव आ गया कि हम प्रोफेसर हैं तो हमारा विकास रुक गया। Yes, sir. बहुत थैंक यू। आइए। थैंक यू ठीक। सर। ऐसे मोस्टली लोग मैंने देखा है, खासकर ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में, कि बीएचबी को मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी को बहुत ज्यादा इंफेसिस नहीं देते हैं, लेकिन बीमारी को अच्छे से समझने के लिए कि कहाँ पे हुआ होगा, उसका क्या रीजन होगा और उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो बीएचबी अगर बहुत अच्छा होता है, मतलब फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए और अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो एक अस्त्र है ही बहुत अच्छा, सीड्स, मैग्नेट, नीडल्स। आखिर एलोपैथी को जो डॉक्टर हैं उनको वो उसी चीज में महारत हासिल किए हुए हैं और फिर उसको मेडिसिन से ठीक करते हैं। अगर हम भी इस फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट में हमें मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग मतलब मैं भी पढ़ी हूँ सेमेस्टर 1 से, तो मैं देखती थी कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बहुत सारे लोग लीव कर जाते थे। तो ठीक है, घर पे नहीं पढ़िएगा, लेकिन अभी भी ध्यान से सुनिएगा तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ये ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब तक हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हो, मतलब 12th में, ग्रेजुएशन में या 10th तक, तो ब्लड को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते आए हैं, मतलब एक अलग से चैप्टर नहीं पढ़े। बट एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे हम लोग ब्लड को बिल्कुल अलग से पढ़ रहे हैं। अगर देखें मार्क्स के लिए भी, तो सेमेस्टर 1 में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सेमेस्टर 4 में पूरे बुक्स का रिवीजन होता है, उसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो बहुत रहते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड।
और हम लोग जानते भी हैं कि हमारे ब्लड से ही ये पता चलता है हमें कौन सी डिजीज है, हमें क्या एबनॉर्मलिटी हो रही है। ब्लड ग्रुप भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग सभी लोग जानते हैं मेडिकल लाइन में ब्लड ग्रुप्स एंड जीन ऑल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड। मैं इसको अब शुरू कर रही हूँ। ब्लड है जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू, मतलब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं तो ब्लड है जो सबसे ज़्यादा हम कनेक्टिव टिश्यू के रूप में पढ़ाई करते हैं। और ये एक फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट्स अ फ्लूइड। एक कोशिकीय जीव अमीबा समुद्री जल का निवासी है। जीव विकास के विभिन्न चरणों में गुजरते हुए थलचर बहुकोशिकीय मानव बना, जिसमें समुद्र जल परिवर्तित रूप में बंद चैनल रक्त वाहिनियों में प्रवाहित हो रहा है। हम लोग सभी जानते हैं लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ था। यूनिसेलुलर, एक सेल से स्टार्ट हुआ। वो यूनिसेलुलर हमें नेकेड आई से दिखता भी नहीं था। वहां से लाइफ शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 2 सेल्स, फिर मल्टी सेलुलर बना और बहुत ही फाइन ह्यूमन बीइंग है जो बहुत ज्यादा एडवांस क्रिएशन है इस अर्थ का। तो हम में ह्यूमन बीइंग में या और भी बहुत सारे मैमल्स हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं बहुकोशिकीय जो हैं, उनमें रक्त है, ब्लड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, आर्टरीज में, वेन्स में वो फ्लो होता है और इसे पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। इसीलिए हार्ट को एम्पेरर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, किंग ऑफ द बॉडी। टीसीएम में भी इसको एम्पेरर बोलते हैं। इनफैक्ट टीसीएम में तो इसको बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं माइंड रिसाइड्स इन हार्ट, मतलब हमारा जो मन है ना हमारे दिल में रहता है, हार्ट में रहता है। हम लोग बोलते भी है ना दिल नहीं कर रहा है, उसने हमारे दिल को टच कर दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हार्ट। और ये हार्ट का काम तो सिर्फ पंपिंग होता है, वहां पे लोग सारा ब्लड आता है, फ्लो करता है, एक तरह से समझ सकते हैं ट्रैफिक है। इम्प्योर ब्लड आ रहा है, वो लंग्स में जा रहा है प्यूरिफाई होने के लिए, आई मीन ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अगेन फिर वो वहाँ आता है हार्ट में, फिर वो पूरे बॉडी में चला जाता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हार्ट का कि उसे वो बीट पंप करता है एंड इट्स वर्क 24 आवर्स। तो यहाँ पे सीधे ये बोला गया है कि ब्लड है जो ह्यूमन बीइंग में या जो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक क्लोज वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इसे कहा मैजिकल रिवर भी बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ फोर्स, मैजिकल लिक्विड, ये सबको ब्लड को कहा जाता है। रक्त एक विशेष तरल संयोजिक ऊतक, दैट इज द स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में प्लाज्मा बोलते हैं, जीवित कणिकाएं सस्पेंडेड है। मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड रूप में, उसमें ये सारे कुछ रक्त कोशिकाएं हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है। रक्त अनेक तत्वों, जल एवं जीवित कणिकाओं से मिलकर बने हैं। इससे तत्व में जल आंत में मिलते हैं तथा जीवित कणिकाएं बोन मैरो। हम लोग जानते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ब्लड में आंत से है जो जल मिलता है। इसलिए हम अगर कम पानी पीते हैं तो हमारा ब्लड भी मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है और बहुत सारी बीमारी को कॉज करता है। हम रिफ्रेशमेंट भी फील नहीं करते हैं। तो जब हम वाटर ज्यादा पीते हैं तो ब्लड उसे एब्जॉर्ब करता है, आई मीन लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो पूरे बॉडी में घूमते रहता है। तथा जीवित कणिकाएं बोन मैरो एवं लिम्फेटिक टिश्यू में आकर रक्त वाहिनियों में ही रक्त का निर्माण होता है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बोन मैरो में और लंबे जो बोन है उसके एंड पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यूं तो इसके निर्माण में शरीर अंग प्रत्यंग की सहभागिता है, परंतु लीवर और स्प्लीन का विशेष योगदान होता है। हृदय में इसके प्रवाह बल का प्रदान करता है, तो किडनी इसकी सफाई करती है और फेफड़े इसे ऑक्सीजन युक्त बनाए रखता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है। फिर ब्लड का काम क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन देता है, हर एक सेल को ऑक्सीजन देता है
और फूड का न्यूट्रिशन देता है। तो ये ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिशन को कैरी करता है। इनफैक्ट वो अगर हम देखें तो बॉडी में तो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें टॉक्सिन्स भी है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो वो लीवर में जाकर लंग्स में जाकर CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वो एल्वेोली को दे देता है और फिर एल्वेोली हमें जब ब्रीद आउट करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है। और जो हमने ब्रीदिंग किया तो हम ब्रीदिंग सिर्फ ऑक्सीजन नहीं करते हैं, जो भी एयर है हम पूरा ब्रीदिंग करते हैं। अगर हमारा नोज इतना स्पेशलाइज होता है कि ब्रीद इन ऑक्सीजन करते तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो भी एयर है इन्वायरमेंट में हम सबको इनहेल करते हैं। वो काम सिर्फ RBC का है कि वो ऑक्सीजन को उसके बॉन्डिंग करके ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है और पूरे ब्लड में फ्लो करता है। उसी तरह से न्यूट्रिशन भी लेता है और फिर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, स्वेट के थ्रू एंड अदर फॉर्म भी। तो इसका कह रहा है यहाँ पे हृदय इसे प्रवाह देता है, मतलब हार्ट में इसे, हार्ट है जो पंप करता है, किडनी इसकी सफाई करती है और लंग्स में ऑक्सीजन उसको बनाए रखता है। यह कथन है कि बच्चे में उसकी माँ का रक्त प्रवाहित हो रहा है सर्वस्व मिथ्या है। सही बात है, बच्चा मदर की उम्र में रहता है लेकिन वो मदर का ब्लड उसमें नहीं रहता है। शुरुआत में उसका न्यूट्रिशन है जो मदर के ब्लड से होता है, उसका न्यूट्रिशन होता है। अगर ब्लड मदर का उसमें फ्लो होता तो मदर का जो ब्लड ग्रुप होता वही बच्चे का ब्लड ग्रुप होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग। मतलब एक पहले कभी जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तो ऐसा हुआ होगा कि लोग बोलते थे कि बच्चे में ब्लड मदर का ब्लड है, उसका कुछ अंश है, कुछ तो मिलता है। जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक पार्ट मिलता है, मतलब एक पार्ट फादर को और एक पार्ट मदर का, तभी वो ब्लड ग्रुप वही होता है, लेकिन पूरी तरह से मदर का ब्लड उसमें नहीं होता है। रक्त बनने की प्रक्रिया भ्रूणावस्था में 4 से 9 सप्ताह में प्रारंभ होती है। यहाँ पे बोला है कि फीटस में ब्लड का फॉर्मेशन 4th to 9th वीक में शुरू होता है। जब तक बोन मैरो का विकास नहीं हो जाता, रक्त कणिकाओं का जनन स्थान यकृत, स्प्लीन, लिम्फ नोड तथा आंत की दीवारें होती हैं। जब बोन मैरो बन जाता है, जब तक नहीं बनता है तब ब्लड यहाँ एक यकृत, स्प्लीन, लिम्फ नोड और इंटेस्टाइन के वॉल से बनता है। नहीं तो फिर जब बोन मैरो का पूरी तरह से फॉर्मेशन हो जाता है तो ब्लड का फॉर्मेशन वहीं पे होता है। अब है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में रक्त कणिकाएं होती हैं 40 to 45%। रक्त कणिकाओं में क्या क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स, जिसको कि RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स दैट इज द WBC, थ्रोम्बोसाइट उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। हम लोग RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का फंक्शन बाद में देखेंगे, बट एक चीज है कि प्लेटलेट्स का ये कॉन्ड से खासकर मलेरिया, जॉन्डिस और ये डेंगू जब होता है और भी ऐसे वायरल डिजीज है, उसमें प्लेटलेट्स का नंबर्स बहुत घट जाता है, तब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। नहीं तो हम लोग सिर्फ RBC, WBC पे ही बने रहते हैं। सेकेंड कंपोजिशन है प्लाज्मा, उसका परसेंटेज है 55 to 58%। उसमें प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? 91 to 90%। मतलब प्लाज्मा में मोस्ट ऑफ द थिंग्स है जो वाटर है, लेकिन सॉलिड फॉर्म है 8 to 9%। और वो सॉलिड फॉर्म में दो चीज होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक मीन्स ऑर्गेनिक, अकार्बनिक मीन्स इनऑर्गेनिक। तो कार्बनिक में क्या होता है? प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड 7 to 8% होना चाहिए। फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज होता है। ये सब कार्बनिक तत्व है जो कि प्लाज्मा में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इनऑर्गेनिक में मतलब अकार्बनिक में है सोडियम, पोटेशियम और उसका बहुत कम परसेंटेज है 0.9 to 1%। कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम
0.9 to 1% है कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट होता है। उपरोक्त प्लाज्मा में तत्वों की एक सूची इस पुस्तक के अंत में भी दी गई है, किंतु यहाँ कुछ विशेष कार्बनिक तत्वों का विवरण आवश्यक है जो कि रक्त की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है ऑर्गेनिक में, वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन को ही अल्फा सेल्स भी बोलते हैं। माने हम लोग जब मॉडर्न मेडिसिन में देखेंगे तो अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल्स की बात करते हैं। गामा प्रोटीन, सॉरी, अल्फा प्रोटीन, गामा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन। तो एल्बुमिन मीन्स अल्फा, ग्लोबुलिन मीन्स बीटा एंड फाइब्रोजिन मीन्स गामा। तो एल्बुमिन क्या है? कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक तत्वों में इसकी सहभागिता 50 to 65% होती है या प्लाज्मा प्रोटीन यकृत द्वारा संश्लेषित की जाती है। प्लाज्मा में इसका कॉन्सेंट्रेशन 6 to 8 ग्राम परसेंटेज होता है। कॉन्सेंट्रेशन को ग्राम परसेंटेज में ही मेजर किया जाता है। प्लाज्मा में इसका कॉन्सेंट्रेशन 6 to 8 ग्राम परसेंटेज होता है। यह रक्त को विस्कोसिटी प्रदान करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में इसकी सहभागिता है और अन्य तत्वों को अपने साथ बांधकर निर्दिष्ट अंगों तक पहुंचाती है। ये एल्बुमिन का काम होता है। ग्लोबुलिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन में इसकी सहभागिता 29 to 34% है और ये 3 प्रकार का है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था एल्बुमिन को अल्फा, वो नहीं है, ग्लोबुलिन है, उसी में 3 है, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा का परसेंटेज है 9.5 to 18% जो कि यकृत द्वारा संश्लेषित होता है। बीटा है 8 to 14%, वो भी यकृत द्वारा संश्लेषित होता है। उपरोक्त दोनों प्रोटीन रक्त को ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदान करती है तथा ग्लूकोज एवं लिपिड से कंजुगेट करके ग्लाइकोप्रोटीन तथा लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। थर्ड है गामा ग्लोबुलिन। इसका कंपोजिशन है 12 to 22%। यह विशेष रूप से लिम्फोसाइट एवं प्लाज्मा सेल द्वारा संश्लेषित होती है। लिम्फोसाइट्स में ही ब्लड होता है, उसको हम पहले भी हम लोगों ने देखा। लिम्फोसाइट्स मतलब लिम्फ सेल्स। इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार एंटीबॉडीज बनाने में होता है और यह कई भांति की होती है जिसे इम्यूनोग्लोबिन आईजी, शॉर्ट फॉर्म में आईजी कहते हैं। फाइब्रिनोजिन है, उसका कंपोजिशन 6.5 to 8% है। यह समस्त प्रोटीनों में सबसे अधिक अनुभार का है और इसका अनुभार भी दिया हुआ है। 3,40,000 की प्रोटीन होता है जिसका सिंथेसिस यकृत में होता है। यह कोगुलेशन प्रक्रिया में फाइब्रोजिन में परिवर्तित होकर रक्त को चोट लगे स्थान पे बहने से रोकता है। जब कहीं भी चोट लग जाता है, अगर वो कोगुलेट नहीं हो तो फिर हमारा बॉडी का बहुत सारा ब्लड है जो लॉस हो जाएगा, तो इसको हेल्प करता है ये फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन है जो फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर जहां भी चोट लगता है वहां पे ब्लड को क्लॉट करता है और साथ में विटामिन के भी है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा यह रक्त को ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदान करने में सहायता करता है। प्लाज्मा में ही फाइब्रिनोजिन से निकल जाने के पश्चात शेष तरल को सीरम कहते हैं। मतलब जो भी प्लाज्मा है, हमने अब तक प्लाज्मा का जो पढ़ा, अगर उस प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजिन को हटा दें तो जो बचेगा उसे सेरम कहते हैं। अभी है ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। रक्त में कणिकाएं उसी भांति सस्पेंडेड फॉर्म में होती है जैसे कोशिकाओं में न्यूक्लियस एवं अण ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हम लोग अभी तक देखे थे, सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम। वो जैसे सेल्स में है उसी तरह से ब्लड में बहुत सारे ऑर्गेनल्स, छोटे छोटे जो फॉर्मेशन है वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे सामान्यतः इनकी संख्या निश्चित रहती है क्योंकि इसका जनन, प्रोडक्शन एवं मृत्यु दरों में पूर्णतः संतुलन है। मतलब जितना बनना है और उतना ही उसका डेथ होना चाहिए, लेकिन यंग एज में ज्यादा बनता है, कम डेथ होता है।
और ओल्ड एज में डेथ का रेट बढ़ जाता है और फॉर्मेशन का कम होता है, इसीलिए ओल्ड एज में एनर्जी कम रहता है, ब्लड भी घटने लगता है। लेकिन इसका नॉर्मली एक लेवल बना हुआ है जो कि निश्चित है उसका प्रोडक्शन का एवं उसका डेथ का रेट। स्प्लीन सभी प्रकार की कणिकाओं का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड करते हैं। ऐसा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द कौन है कब्रिस्तान ब्लड सेल्स का। तो स्प्लीन है, आरबीसी जाकर जब उसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाता है तो स्प्लीन में जाकर के वो मर जाता है। तो अभी ब्लड सेल्स में है पहला इरिथ्रोसाइट्स एंड सेकंड रहेगा डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी कहते हैं एंड डब्ल्यूबीसी का 5 फॉर्म है, मतलब 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो हम सबसे पहले आरबीसी को पढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स को। ये 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम होता है। मेन में थोड़ा ज्यादा होता है, मेन में मतलब पुरुषों में 42 to 52% होता है और विमेन में 37 to 47% होता है। इसका निर्माण आरबीसी में मैंने बोला कि बोन मैरो में होता है। वो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके एंड में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लंबी अस्थियों के दोनों शिराओं पर मौजूद बोन मैरो में, वर्टिब्रा की बॉडी में, स्टर्नम में, तो पेल्विक बोन की ट्यूब्रोसिटी में ही इरिथ्रोसाइट का जनन शिशु जन्म के बाद से जीवन पर्यंत तक होता रहता है। इसकी सामान्य संख्या 5 ± 0.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होती है। बोन मैरो में मदर कोश से इरिथ्रोसाइट बनने के लगभग 9 दिन लगते हैं, मतलब इसका फॉर्मेशन में 9 डेज लगता है। और जब से बेबी का जन्म हो जाता है तब से लेकर टिल डेथ आरबीसी का फॉर्मेशन होते रहता है। प्रत्येक इरिथ्रोसाइट बाइकॉन्केव, इसका शेप होता है बाइकॉन्केव डिस्क की तरह। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये डोनट्स जो बच्चे खाते नहीं है डोनट्स वैसे दिखाई देते हैं। इसका आकार 7 to 8 माइक्रोन परिधि वाला, मतलब इसका जो घेरा है उसका 7 to 8 माइक्रोन होता है। इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अगेन वन क्वेश्चन आता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, अपितु एक विशेष कंजुगेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। इसका सामान्य जीवन काल 120 डेज का होता है। मोस्टली नॉर्मली इसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन है 120 डेज का, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीमारी है या रीजन है जिसकी वजह से जब उसका डेथ रेट जल्दी हो जाता है तब आरबीसी घटने लगता है। आंकड़ों के अनुसार रक्त में कुल इरिथ्रोसाइट संख्या 0.83% प्रतिदिन जन्म मरण होता है। एक इरिथ्रोसाइट की बाहरी सतह का क्षेत्रफल 120 to 140 वर्ग माइक्रोन एवं अंदर का आयतन 87 ± 7 घन माइक्रोन होता है। ये कुछ डेटा है, उसको ध्यान में रखना होगा। इरिथ्रोसाइट, कंपोजिशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इसमें जल होता है 60 to 70% और ठोस होता है, सॉलिड फॉर्म होता है 30 to 40%। अगेन सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक होता है 0.7%, इनऑर्गेनिक 29.3 to 39.32%। इसमें ऑर्गेनिक में क्या क्या है, सॉरी अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक में क्या, अकार्बनिक में है सोडियम, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, जिंक एंड कॉपर। कार्बनिक में क्या होता है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, ग्लूकोज, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंड थायमिन, और भी बहुत कुछ है। अब फिर से मैं चलती हूँ। प्रोटीन में क्या क्या है, हीमोग्लोबिन, स्ट्रोमेटिन एंड इलिनिन। लिपिड्स में होता है कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, सिफेलिन, ग्लूकोज होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस, कैटलेस,
फॉस्फेट, थाइमीन, राइबोफ्लोमीन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे के सारे विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी, थाइमीन थाइमीन आई थिंक विटामिन B2, राइबोफ्लोमीन विटामिन B4, पायराडॉक्सिन एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट ये सारे के सारे विटामिन हैं। हीमोग्लोबिन है, प्रत्येक इरिथ्रोसाइट में 29 पाइकोग्राम हीमोग्लोबिन भरा होता है। हमने अभी देखा था कि इसमें हीमोग्लोबिन है जो पाया जाता है। अतः सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में इसका कॉन्सेंट्रेशन 14 प्लस माइनस 1 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है। मतलब एक स्वस्थ इंसान में मोस्टली मेल और फीमेल में अगेन थोड़ा सा वेरी करता है, प्रेग्नेंट लेडीज में भी थोड़ा वेरी होता है। तो ऐसे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 14 प्लस का माइनस मीन्स 15 और 13 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड में इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। प्रत्येक इरिथ्रोसाइट्स में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में एक अणु ग्लोबिन एवं 4 अणु हीम के होते हैं। इसमें बड़े अच्छे से पिक्चर भी बना हुआ है, बीच में ग्लोबिन है और चारों तरफ से हीम है। और प्रत्येक हीम अणु 4 पायरोल रिंग फेरस अणु से बना होता है। फेरस अणु का एक बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए रिक्त रहता है। 4 पायरोल रिंग है लेकिन एक खाली है, उससे वहां पे ऑक्सीजन है जो उसे कनेक्ट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है और जिसका अणुभार भी दिया हुआ है। इसे 68,000 और उसका केमिकल फॉर्मूला है जो दिख रहा है। मैंने इसको थोड़ा गूगल से भी देखा था तो कन्वर्ट करके ये बहुत लंबा आ रहा है। C2952, H4464, नाइट्रोजन N 3248, ऑक्सीजन 828, सल्फर 8 एंड फेरस 4, जो कि ये ब्रैकेट में 4 टाइम्स करके दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन अणु 2 छोटी अमीनो एसिड 141 चेनों, अल्फा चेन उसको बोलते हैं, एवं 2 बड़ी अमीनो एसिड 416 चेनों बीटा चेन से बना होता है। और ये चारों चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंक से जुड़ी हुई रहती है। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.3382 0.34 ग्राम फेरस होता है। अगर हम 100 हीमोग्लोबिन लेते हैं तब उसमें सिर्फ 0.34 ग्राम आयरन होता है। इस प्रकार कुल रक्त में लगभग 3 ग्राम आयरन होता है। फिर भी अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, जबकि सिर्फ 3 ग्राम हमारे बॉडी में, लेकिन हमेशा उतना आयरन मेंटेन होना चाहिए। एक अणु हीमोग्लोबिन पर 4 अणु ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन वहन कैरी करती है। सिर्फ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है जो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये भी, इस पॉइंट को भी आप पॉइंट आउट अंडरलाइन कर सकते हैं बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। और यही मात्रा 100% संतृप्त सेचुरेशन माना जाता है। मतलब कि अगर ये इतना कर रहा है तो दैट मीन्स द सेचुरेटेड। रक्त परिभ्रमण सर्कुलेशन के दौरान हीमोग्लोबिन अणु में मात्र एक अणु ऑक्सीजन कोशिकाओं का उपयोग की जाती है और शिराओं में रक्त का रंग पर्पल रेड दिखाई पड़ने लगता है। धमनी में स्कारलेट रेड, ये भी एक क्वेश्चन आता है। धमनी मीन्स आर्टरीज। आर्टरीज में ब्लड का कलर स्कारलेट रेड होता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि वेन्स में वो स्कारलेट रेड चमकीला लाल नहीं होता, वो पर्पल रेड दिखता है। ऊपर से भी देखते हैं, एक्चुअली वो ब्लड तो हमारा ग्रीन नहीं वेन में फ्लो करता है, लेकिन ऊपर से हमारा वेन से जो ग्रीन दिखता है वो पर्पल रेड होता है। एक अणु ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पर जोड़ने हेतु फेफड़ों में मात्र 0.003 सेकेंड, एक सेकेंड का भी 1000 टाइम, माने उससे भी कम, 1000 टाइम्स कम सेकेंड लगता है एक अणु ऑक्सीजन का जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। तो बस इतना कम टाइम लग रहा है, 0.003 सेकेंड।
इसका सिंथेसिस पैदा हो रही इरिथ्रोसाइट के इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज से प्रारंभ होकर रेटिकुलोसाइट अवस्था में जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये एक साइकिल है, वो उस साइकिल को दिखा रहा है कि वो नॉर्मोब्लास्ट स्टेज से शुरू होकर के रेटिकुलोसाइट में जाकर फिनिश हो जाता है। हीम का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लोबिन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। हमने अभी देखा था कि सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी चैनल, एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं। एंड राइबोसोम्स भी होते हैं। तो राइबोसोम्स में ग्लोबिन का सिंथेसिस होता है एंड हीम का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अगेन यू कैन अंडरलाइन दिस थिंग। एंड इन दोनों का कंजुगेशन गोल्गी एपरेटस में होता है। सेल में गोल्गी एपरेटस भी पाया जाता है, तो इन दोनों का जो कंजुगेशन है वो गोल्गी एपरेटस में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोस एंड गोल्गी एपरेटस एंड राइबोसोम, हमें तीनों को याद रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, हमने अभी पढ़ा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। अतः इसके जनन काल में यदि किसी फैक्टर की कमी के कारण इनमें समान मात्रा हीमोग्लोबिन संश्लेषित नहीं हो सकते तो हम इसको एनीमिया कहते हैं। तो इन फैक्टरों को उपलब्ध कराने के बावजूद मौजूदा इरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, अपितु इसे इरिथ्रोसाइट बने रहने में सामान्य होंगे। इसमें ये कहा गया है कि इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता और इसके सिंथेसिस में अगर किसी भी फैक्टर का कमी हो जाता है तब वो सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बनता है और हम तब उसको एनीमिया बोलते हैं। और उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जो इसी चैप्टर में आगे दिया हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक टॉपिक है कैटाबोलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। रक्त परिसंचरण में इरिथ्रोसाइट अपना 120 डेज का जीवन यापन करने के पश्चात कुछ जल सोख कर फूल जाता है। इसे पहचान कर रक्त में मौजूद माइक्रोफेज इसे खा लेते हैं या स्प्लीन में ब्लड सर्कुलेशन के समय स्प्लीन के उत्तक इन्हें पकड़कर तोड़ डालते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन रक्त में आ जाती है। मतलब ये जब 120 डेज अपना लाइफ पूरा कर लेता है तो ये मोटा बड़ा हो जाता है पानी पी करके। तो हमारे ब्लड में और भी बहुत सारे फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट मतलब खाने वाले सेल जो हमें रक्षा करते हैं, वो या तो इसे खा जाते हैं, नहीं तो ये स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन में जाकर के वहीं पे वो मर जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन है, ये कैटाबोलिज्म है। कैटाबोलिज्म का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। तो रक्त में हीमोग्लोबिन है तो हीम और ग्लोबिन अलग होते हैं, क्योंकि उधर हम सिंथेसिस में देख रहे थे कि दोनों मिल रहे थे हीम और ग्लोबिन, अब यहाँ पे दोनों अलग हो जाएंगे और ये प्रोटीन भंडार को जाता है और हेम है वो ब्रेक होता है पायरोल और फेरस में। एंड अगेन वो बिलीरुबिन रिडक्शन करके बिलीवर्डिन है जो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है। ये एक अदर देन दिस टॉपिक, बट हमारा जो स्टूल का कलर है येलो कलर, बिकॉज ऑफ दिस वन ओनली, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। रक्त में इसी प्रकार बने बिलीरुबिन जल में अघुलनशील किंतु लिपिड में घुलनशील होता है। तो जो बिलीरुबिन है जल में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल है जल में, लेकिन वो लिपिड में घुलनशील है। इसे हीमोबिलिरुबिन कहते हैं, जो इस भांति से किडनी द्वारा एक्सक्रीट नहीं हो सकता क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसीलिए किडनी है जो इसे बाहर नहीं निकाल पाती है। अतः इसे प्लाज्मा एल्बुमिन पकड़कर यकृत में ले जाती है। इसे ग्लूकोनिड एसिड, ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करके जल में घुलनशील बना दिया जाता है। ये नॉर्मली फैट में सॉल्युबल होता है, लेकिन तब इसे है जो ग्लूक्रोनिक एसिड मिल करके जल में तब उसे घुलनशील बनाता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर से समझ में आता है हीमोग्लोबिन है जो कि उसको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है और वहाँ पे कोल बाइलोरुबिन में कन्वर्ट होता है। वहाँ पे बाइल जूस ड्यूडेनम, बाइल जूस तो हमें पता है लीवर से सिक्रीट होता है, जो बाइल जूस ड्यूडेनम में आता है वहाँ पे मिल करके रक्त ब्लड से
इंटेस्टाइन में जाता है और किडनी में जाता है, और जीवाणु कुछ माइक्रोब्स के द्वारा उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो स्टोर कॉलिन जो कि स्टूल में होता है, जो अभी मैं बता रही थी कि स्टूल का कलर भी इसी की वजह से येलो होता है। और यूरिन में है जो यूरोबिलिन बोलते हैं, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। रक्त में बिलिरुबिन की सामान्य मात्रा 0.2 टू 0.8 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर सेरम होना चाहिए। मूत्र में यूरोबिलिन की सामान्य मात्रा 0.3 टू 3 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। यहाँ पे फिर पढ़ना है जॉन्डिस। मोस्टली जॉन्डिस लीवर के भी चैप्टर में पढ़ा जाता है, क्योंकि लीवर का भी डिसफंक्शन से जॉन्डिस होता है। एक्चुअली उसी से होता है, लेकिन वो क्योंकि वो आता है ब्लड में, उसका टेस्ट अगर देखते हैं तो ब्लड में आता है, तो यहाँ भी पढ़ना है। रक्त में बिलिरुबिन की सामान्य से अधिक मात्रा शरीर के तरल जैसे नेत्र में एक्वस विट्रस ह्यूमर में को छोड़कर एक कोशिकाओं में नर्वस ऊतकों को छोड़कर मौजूद इलास्टिन से जुड़कर पीला रंग देता है। जॉन्डिस जब होता है तो इसको पहचानने का तरीका होता है कि नेल है जो येलो हो जाता है, आईज जो व्हाइट पोर्शन देखता है, स्क्लेरा जो व्हाइट है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, नेल, टंग, और यूरिन, बाद में यूरिन भी है जो बहुत येलो हो जाता है। प्रारंभिक चरण में मुख एवं नेत्र की म्यूकस मेम्ब्रेन पीली पड़ने लगती है। मूत्र सरसों के तेल की भांति पीला हो जाता है, और फिर हथेलियां एवं पांव की त्वचा भी पीली दिखाई पड़ने लगती है। शरीर के संपूर्ण त्वचा पीली दिखाई पड़ने लगती है। इसकी मौजूदगी से शरीर की कोशिकाओं अंगों में भी अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाती। गंभीर स्थिति में कोशिकाओं की मृत्यु होने लगती है। पीलिया के लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जॉन्डिस लीवर की वजह से होता है, और बहुत तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ना है प्री हेपेटिक, इसको हीमोलिटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। फिर एक है हेपेटिक, इसको हेपेटो सेलुलर जॉन्डिस बोलते हैं। एक है पोस्ट हेपेटिक, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। मतलब बाइल जब लीवर से आ रहा है और वो किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो भी जॉन्डिस हो जाता है। तो सबसे पहले है प्री हेपेटिक, या इसी का दूसरा नाम है हीमोलिटिक जॉन्डिस। हीमोलिटिक जॉन्डिस रक्त में इरिथ्रोसाइट्स का हीमोलिसिस सामान्य से अधिक होने लगता है। हीमोलिसिस का मतलब उसका डाई होना, एक्सेस हो जाता है, तब ये हीमोलिटिक प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। गति अधिक गति से होने लगता है, और ये रीजन क्या क्या है, अगर स्नेक बाइट होता है तो, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जो मैच करके नहीं करते हैं, या बाय चांस किए हैं और मैच नहीं हो पाया, उस केस में भी ये होता है। और इन्फेंट बेबी में भी होता है, नवजात शिशु में भी ये केसेस होते हैं। यकृत अपनी क्षमता अनुसार हीमोग्लोबिन को कॉल बिलिरुबिन में परिवर्तित कर रहा है, परंतु हीम बिलिरुबिन की अधिक मात्रा कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, तो इसे हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है। सेकेंड है हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। यकृत कोशिकाएं रोगग्रस्त होकर फूल जाती है, जिससे पित्त वाहिनियां बाइलरी कैनिकुली अवरुद्ध हो जाती है। रोगग्रस्त होने के कारण यकृत कोशिकाएं कंजुगेशन का कार्य क्षमता पूर्वक नहीं कर पाती, अतः रक्त में हेम एवं ग्लोबुलिन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसको हेपेटिक को हेपेटिस सेलुलर जॉन्डिस कहते हैं, और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। और सर यकृत मीन्स लीवर, नो? यस मैम, यस ओके मैम। ओके, हाँ। तो लीवर का सेल्स है जो बीमार हो जाता है, आई मीन लीवर ठीक से काम नहीं करता है। बहुत सारा रीजन हम आगे भी जानेंगे, नॉट सिर्फ फिजियोलॉजी एनाटॉमी में, दूसरे चैप्टर्स में भी। तो लीवर ठीक से काम नहीं करता है, और कभी उससे जो बाइल निकलता है, सबसे पहले जब लीवर से बाइल हमेशा निकलते रहता है 24 आवर्स, इसीलिए इसको इन ऑर्गन भी लीवर को बोला जाता है, बिकॉज इट वर्क्स 24 आवर्स। लेकिन हम खाना को 24 आवर्स नहीं खाते हैं, तो बाइल
सिक्रीट होकर लीवर से गॉल ब्लैडर में जमा होता है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो सिग्नल मिलता है तो गॉल ब्लैडर से, और प्लस ये लीवर से भी बाइल निकल करके ड्यूडेनम के थ्रू ड्यूडेनम में जाता है और वहां पे फैट का डाइजेशन करता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, लीवर को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लीवर सेल्स में, लाइक अगर हम कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3, तो उस तरह से फिर बाइल का सिक्रेशन नहीं होता और तब हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। थर्ड है पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव में वही जो वहां से बाइल का डक्ट है, सपोज उसमें स्टोन आ गया या कभी कभी कैंसर मैलिग्नेंसी हो जाता है, तो भी वो रोक देता है और बाइल ड्यूडेनम तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, या गॉल ब्लैडर में पथरी या बाइल डक्ट में अवरोध के कारण बाइल जूस ड्यूडेनम में नहीं पहुंच पाता, अतः कोल बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में सामान्य से अधिक हो जाती है। मूत्र में इसकी मात्रा सामान्य से अधिक होने से होती है, किंतु मल का रंग समान नहीं रहे होगा। यहाँ पे स्टूल का भी कलर सेम नहीं, नॉर्मल नहीं रहता है। यहाँ पे उपरोक्त तीनों भांति की पीलियों को निम्न भांति पहचानेंगे। तीनों का कॉलम बना हुआ है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। सेरम बिलिरुबिन है जो प्री हेपेटिक में आई मीन 2+ दिखाया हुआ है। उसमें हेपेटिक में हेम तथा कोल बिलिरुबिन दोनों में प्लस है। कोल बिलिरुबिन पोस्ट हेपेटिक में भी प्लस है। यूरिन इरोबिलिनोजन है जो प्री हेपेटिक में थोड़ा बढ़ता है, हेपेटिक में ज्यादा बढ़ता है, और पोस्ट हेपेटिक में सेम ही है, थोड़ा प्लस माइनस प्री हेपेटिक से। अगेन यहाँ पे मल का रंग है, तो प्री हेपेटिक में डार्क होता है, हेपेटिक में पेल होता है, और वहां पे क्ले ब्लैक कलर का हो जाता है ऑलमोस्ट। सेरम एल्केनाइड फॉस्फेट प्लस माइनस रहता है प्री हेपेटिक में, वैसा ही हेपेटिक में भी रहता है, बट ऑब्स्ट्रक्टिव में बहुत ज्यादा रहता है। सर कंटिन्यू करना है एनीमिया? कहाँ तक आपकी प्लानिंग कहाँ तक की है? ठीक है आपकी सर, प्लानिंग एनीमिया कर आपकी प्लानिंग अभी कहाँ तक की थी आज? नहीं सर, ऐसे ही है, पूरा चैप्टर है। नहीं, चैप्टर तो पूरा है, आपकी प्लानिंग मतलब जो 2 क्लास है ना, तो आज आप कितना सोच रहे थे, कितना करने की, यही तक करना था? नहीं सर, तो फिर नहीं हो पाएगा 2 दिन में। ठीक है, एनीमिया ले लूं, लेकिन 9-2 हो गया। बोल रहे हैं अभी तो आप ऑडियंस बोलिए कुछ। मैम हाँ जी सर, एनीमिया करवा दीजिए। कंटिन्यू कर ले फिर, कंटिन्यू कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। एनीमिया, इसको अरक्तता बोलते हैं हिंदी में। इरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा समान है 14 ± 1 ग्राम परसेंटेज से कम हो जाए, जब कम हो जाता है तब म्यूकस मेम्ब्रेन में, नाखून में एवं स्किन में रक्तहीन पीला रंगहीन पड़ जाता है। पहले वो थोड़ा पेल दिखता है, बाद में वो पूरा पीला दिखने लग जाता है, और व्यक्ति की शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होने के कारण शारीरिक कमजोरी एवं श्वास गति तेज हो सकती है। इस दशा के 3 कारण होते हैं। तो एनीमिया का मतलब हम लोग समझते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी होना। तो वो क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस है, अगर हम डीपली देखें तो बहुत सारा रीजंस है। न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी आयरन की कमी हो जाता है, तभी एनीमिया होता है। और अगर आरबीसी का डेथ ज्यादा होने लगता है और फॉर्मेशन कम, तो भी हो जाता है। तो ऑक्सीजन का भी, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन को कम ले रहा है। अब हमें बॉडी को ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऑक्सीजन बॉडी को पहुंचाने के चक्कर में, या बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, इस चक्कर में हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर जाते हैं ताकि हम ऑक्सीजन को जल्दी ज्यादा से ज्यादा ले सके। इस चक्कर में हमारा रेस्पिरेटरी बढ़ जाता है, तेज गति से हम ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं।
रक्त में इरिथ्रोसाइट की संख्या कम हो या बोन मैरो में इनकी जनन गति धीमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण हेतु आवश्यक तत्व ना उपलब्ध हो, जैसे मालन्यूट्रिशन, एक्लिया गैस्ट्राइटिका। अगर आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो रहा है या आरबीसी का डेथ ज्यादा हो रहा है या हमें माल न्यूट्रिशन है या एक और रीजन होता है एक्लिया गैस्ट्रिका, इसमें भी हमारा हीमोग्लोबिन घट जाता है। तो इन सारे कंडीशन की वजह से भी एनीमिया होता है। सेकेंड, रक्त में इरिथ्रोसाइट की मृत्यु दर समान से अधिक हो जाए, जैसे कि सर्पदंश, मलेरिया, परजीवी, बेमेल रक्त ट्रांसफ्यूजन। स्नेक बाइट में हमने देखा कि हीमोग्लोबिन घट जाता है। उसी तरह से मलेरिया है, डेंगू है, कोई भी पैरासाइट जब हमारे बॉडी में आ जाता है तो भी हमारा आरबीसी घट जाता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो जाता है विदाउट मैचिंग तो भी आरबीसी खत्म होता है। थर्ड है असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण या अन्य कारणों, उसमें है सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया आई थिंक सो बाय बर्थ होता है और एक्चुअली है भी आरबीसी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर है जो सिकल की तरह हो जाता है, हसवे की तरह, इसीलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होने की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाता है। फिर है प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर, उस स्थिति में भी आरबीसी खत्म होने लगता है। एनीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी, अगेन किसी और रीजन से भी कैंसर हो सकता है। एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी क्योंकि बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, हम खाएं या नहीं खाएं, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बेबी लेता है। आई मीन मदर का न्यूट्रिशन है जो फीटस एब्जॉर्ब करता है। तो उसका वो समझिए कि एक तरह से माल न्यूट्रिशन है। अगर हमने सफिशिएंट आयरन नहीं लिया, सफिशिएंट खाना नहीं लिया, तो भी उसको बोलते हैं एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अगेन एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन, अगर किसी तरह का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट इज नोन एज एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन। आयरन की कमी से अरक्तता, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। भारतवर्ष में अधिकांश एनीमिया के दो कारण हैं, एक है कुपोषण माल न्यूट्रिशन और दूसरा है हुकवॉर्म इन्फेक्शन। भोजन में आयरन, विटामिन्स, प्रोटीन आदि की कमी की वजह से होता है, उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। हुकवॉर्म इन्फेक्शन, ये परजीवी आंतों की दीवारों के रक्त पीते रहते हैं। अगर हमारे इंटेस्टाइन में हुकवॉर्म हो जाए तो वो इंटेस्टाइन के वॉल्स पे चिपके रहते हैं और वहां से वो ब्लड को पीते रहते हैं इंटेस्टाइन के वॉल से। तो जो एक्चुअली हमें जाना चाहिए न्यूट्रिशन के लिए ब्लड पूरे बॉडी में, लेकिन वो है जो हुकवॉर्म ही वो हमारा न्यूट्रिशन लेता रहता है। कभी कभी अप्रत्याशित रक्तस्राव से भी यह दशा उत्पन्न हो जाती है कि किसी एक्सीडेंट में या किसी भी रीजन से हमारा जब ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है तो भी एनीमिया हो जाता है। कभी आयरन की अनियमित मेटाबॉलिज्म के कारण भी ऐसा होता है। इसमें क्या आयरन स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियाज या किसी अंग में एकत्र होने लगता है, इसे हीमोसिडोसिस कहते हैं। मतलब आयरन तो ब्लड में घूमना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, ये स्टोर होना शुरू हो जाता है स्प्लीन में या लीवर में, पैनक्रियाज में, तब ये एक डिजीज होता है, उसको हीमोसिडोसिस बोलते हैं और इसके रीजन से भी एनीमिया होता है। जब ब्लड टेस्ट चेक किया जाता है तो रक्त परीक्षण में कुछ रिजल्ट्स मिलते, वो है रक्त में इरिथ्रोसाइट का आकार घट जाना। जब इरिथ्रोसाइट का आकार घट जाता है तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मीन्स छोटा होना। तो उसका ऐसे याद भी इजी है याद करना, माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, तो माइक्रोसाइटिक हो जाता है, आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाना, दैट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक। हाइपो का मतलब अगेन कम होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो हाइपोक्रोमिक हीमोग्लोबिन का मात्रा घट जाना। इरिथ्रोसाइट की संख्या सामान्य से कम हो जाती है, कुछ इरिथ्रोसाइट छिद्र युक्त हो जाते हैं, इसको पिक्नोटिक सेल्स बोलते हैं, मतलब आरबीसी में ही होल हो जाता है। रोगी यदि अधिक वर्षों से इसी दशा में हो तो उसका नाखून नाव के आकार ले लेते हैं और उसकी जीविया, उसका जो टंग है
वो इन्फ्लेम हो जाता है। मतलब ये बाहरी से हमें देखने में लगता है, तो देख के समझ सकते हैं कि जब नेल है जो बोट के शेप का हो जाए तो समझना चाहिए कि उसको बहुत लंबे टाइम से एनीमिया है। और उसका टंग भी स्वेल कर जाता है, टंग डायग्नोसिस में भी हम पढ़ सकते हैं कि तब वो जानेंगे कि इसको एनीमिया है। नेक्स्ट इज पर्नीशियस एनीमिया। 18वीं शताब्दी तक इन लक्षणों से ग्रस्त रोगी मर जाते थे, अतः इसे पर्नीशियस फीटल एनीमिया, पर्नीशियस का मतलब फीटल होता है, तो 18th सेंचुरी तक ऐसे पेशेंट मर जाते थे। लेकिन एडिसन 1826 में इस एनीमिया के कारण को खोज निकाला। जब किसी कारण से आमाशय में स्थित ग्रंथियां गैस्ट्रिक जूस स्रावित नहीं करती है तो यह एनीमिया विकसित हो जाता है, अतः इसे एडिसन एनीमिया भी कहते हैं। इस एनीमिया को, पर्नीशियस एनीमिया को ही एडिसन एनीमिया कहते हैं। और जब गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे स्टमक से निकलता है वो नहीं हो पाए तब वो एनीमिया बन जाता है। गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर एवं न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर भी स्रावित होते हैं जो क्रमशः इरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन बनाने का नर्व तथा अनुरक्षण मेंटेन करता है। मतलब वो हीमोग्लोबिन बनाते, आरबीसी बनाते हैं तथा उसे मेंटेन करते हैं। अतः ये रोगी सामान्यतः 3 लक्षण देते हैं: पर्नीशियस एनीमिया, एकीलिया गैस्ट्रिका, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ द नर्व। इस एनीमिया के लक्षण निम्न हैं: मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रॉनिक सेल्स अर्थात इरिथ्रोसाइट का आकार सामान्य से बड़ा होने के बावजूद इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये इसका साइज बड़ा होता है, एबनॉर्मली बड़ा होता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहता है, आरबीसी कम जाता है, न्यूट्रिशन नहीं रहता। इसका रीजन ये भी होता है कि विटामिन B12 भी कम होता है, या कभी कभी हम हाई मेडिसिन लेते हैं तब भी ये होता है। तो माइक्रोसाइटिक अर्थात इरिथ्रोसाइट का साइज है जो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बावजूद इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो सामान्य से कम जाता है। कुछ न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट मिलेंगे, अगर हमें एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, लेकिन यहाँ पे कुछ आरबीसी में न्यूक्लियस दिखने को मिलता है। थर्ड है, रक्त में टोटल इरिथ्रोसाइट की संख्या कम होगी, अतः हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होने लगती है। इरिथ्रोसाइट्स का आकार बड़ा होने के कारण इनका जीवन काल छोटा होगा, जितना ही बड़ा ये आरबीसी होता है उसका लाइफ उतना कम होता है, अतः यह सामान्य से अधिक संख्या में हीमोलाइज्ड होंगे तो सेरम बिलिरुबिन का स्तर अधिक हो जाता है। बोन मैरो परीक्षण में हाइपरप्लास्टिक एक्टिविटी भी मिलती है। गैस्ट्रिक जूस का परीक्षण करने पर इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलता है। ये सब है जो ये डिटेल है पर्नीशियस एनीमिया, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर था गैस्ट्रिक जूस में और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर था, वो सब डिटेल्स यहाँ पे है। सेकेंड है एप्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो किन्हीं कारणों से सभी प्रकार की रक्त कणिकाओं का जनन बंद कर देती है। बहुत कुछ भी रीजन हो सकता है जो कि है बोन मैरो कोई भी किसी भी पल का ब्लड सेल्स को बना ही नहीं रहा है, तब ये होता है प्लास्टिक एनीमिया। और उसका रीजन है रेडिएशन का उपयोग कर परीक्षण या ट्रीटमेंट हेतु किया जाता है। बहुत सारे आज ऐसे डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट रेडिएशन से किया जाता है, स्पेशली मैलिग्नेंसी को ही। तो ऐसा करते हैं तो भी है जो बोन मैरो सेल्स को बनाना, ब्लड सेल्स को बनाना बंद कर देते हैं। बेंजीन टॉक्सिसिटी का प्रयोग, इसका प्रयोग रबर, गोंद एवं रेजिन को घुलनशील बनाने हेतु किया जाता है, तो ऐसा इसको भी करने से होता है। दवाओं का विषीकरण जैसे कि क्लोरेफ्लेनिकॉल एवं गोल्ड कंपाउंड, इन रोगियों को लगातार बुखार बना रहता है। चूंकि शरीर में टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम का माध्यम रक्त ही है जिसकी मात्रा घट जाती है। रक्त कणिकाओं की कमी के कारण ओरल कैविटी में एवं फेरिंग्स में अल्सर भी हो जाते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है रक्त ही मेंटेन करता है, तो क्योंकि वहां पे आरबीसी घट गया है और ब्लड्स घट गए हैं, तो जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता, और ओरल कैविटी में एवं फेरिंग्स में अल्सर्स हो जाते हैं। जब हम रक्त परीक्षण करते हैं तब इसमें
उसका नीचे डिटेल्स है। पंसाइटोपिनिया अर्थात सभी प्रकार की रक्त कणिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। इस वर्ड को बोला जाता है पंसाइटोपिनिया। पंसाइटोपिनिया इसमें सभी जो भी जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसका नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। माइक्रोसाइटिक नॉरक्रोमिक इरिथ्रोसाइट्स का आकार बड़ा, हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें समान, किंतु हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, परसेंटेज कम जाती है। तो बोन मैरो क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मली प्रोड्यूस करता है। आरबीसी बड़ा होता है लेकिन न्यूट्रिशन का कमी होता है। और यहीं पे डिटेल्स में ये लिखा हुआ है कि वो विटामिन B12 की कमी से होता है। हम कभी कभी हाई मेडिसिन लेते हैं कई बीमारियों की वजह से, तब भी ये रीजन कॉज होता है। थर्ड है थ्रोम्बोसाइट की संख्या सामान्य से कम हो जाना। फिर बोन मैरो में हिपोप्लास्टिक होती है। तो ये सब एनीमिया है और ये एग्जाम में भी एनीमिया पे क्वेश्चन आता है 2-3। वो ये क्वेश्चन तो ये मुझे याद है कि पूछा गया था कि इंडिया में मोस्टली कौन से एनीमिया होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में अधिकतर माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड एनीमिया होता है और इन्फेक्शन के थ्रू हुकवर्म इन्फेक्शन का। नाउ नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। सर उसको अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे ना? यस जी। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू बहुत यू। बढ़िया। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। बहुत बढ़िया मैम। बढ़िया। थैंक यू मैडम। फिर कुछ पढ़ा है, ये लगातार आ रहा है। थैंक्स मैडम, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया रहा मैडम। तो हम लोग कुछ हम लोगों का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम लोग साइंस की भाषा में भी बात करें, आयुर्वेदिक भाषा में बात करें और चाइनीज की भाषा में बात करें। तीनों विधाओं को लेके चलेंगे तो हम लोग शायद किसी थेरेपी को अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमको मालूम है हमारा हीमोग्लोबिन कम है, तो हम लोग कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या रक्त बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट होगा तो हम वो कर सकते हैं। न्यूट्रिशन जहाँ है वो तो ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए भी अगर न्यूट्रिशन के बाद उसका पाचन आगे पढ़ेंगे आपके, अगर न्यूट्रिशन मान लीजिए आपको बहुत बढ़िया खा भी रहे और वो उसको अवशोषित नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है। तो एब्जॉर्प्शन की हम जो जानते हैं, हम लोग सिस्टम जान रहे हैं, इसको साइंस की भाषा को पढ़ के हम लोग समझ लिया कि हम लोग का ड्यूडेनम हो रहा है, तो ड्यूडेनम में हम लोग उसको कंसंट्रेट कर देंगे। रक्त बढ़ाना है तो हमको मालूम है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ट जिम्मेदार होता है, स्पेस जिम्मेदार होता है, किडनी जिम्मेदार होती है, लंग्स जिम्मेदार होता है। तो वो उन सब पॉइंट को हम लोग टोन कर देंगे तो हमारा रक्त बनने लगेगा। यानी तमाम तरह के हमारे पास इन चीजों को आधार बना करके हर थेरेपी अच्छी है। तो इसलिए हर थेरेपी को आप हम लोग को स्वागत करना है और उसके जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो को, मैडम ने जो बताया, इस वीडियो को हम लोग सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद उसको आत्मसात करेंगे, मतलब यानी पढ़ेंगे भी उसको, दूसरे के लिए नहीं बनाएंगे कि इसको ट्रांसफर कर दिया वीडियो को कि आप सुनिए। आप खुद सुनिए, सुनने के बाद तब उसको भिजवाइए दूसरे को, फिर उसको बाद कहीं इंटरेक्ट करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और तभी हम लोग कर पाएंगे खेमका सर के सपनों को पूरा। वो सपने कौन से हैं? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम। सभी को नमस्कार। नमस्ते। सभी को नमस्ते। CL शर्मा सर नमस्कार। आप किस सेमेस्टर में हैं? सर नमस्कार सर, मैं 4th में गया हूँ, तीसरा क्लियर हुआ। अच्छा, ठीक है सर। आपके साथी हूँ सर, आपके पीछे पीछे, आपसे नहीं ज्ञान सर, चाहिए हमसे सर। आगे पीछे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब जब जुड़ जाए तो
थोड़ा बहुत सबको सीखने का मौका है, सब लोग सीख रहे हैं। सर बहुत अच्छा चल रहा है सर। फिलहाल अभी तक तो मिस किया, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा और कोशिश में रहूंगा कि जो भी मैं लोगों को ट्रीटमेंट कर रहा हूं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ हों और तो उनको लगे कि हाँ ये विधा कैसी है और इससे क्या फायदा क्या अच्छाई है। कहाँ रहते हैं ये सर आप? मैं लखनऊ में रहता हूँ सर। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। आप कहाँ पे हैं सर? सर इधर रेणुकूट एक जगह है, शायद आप जानते हाँ, हैं। रेणुकूट है सर, तो मैं बनारस के रेणुकूट आगे। में रहता हूँ, यही एक रोजी रोटी यही